हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। हम पढ़ रहे थे 11वीं कक्षा के जीव विज्ञान का तीसरा अध्याय जो कि है वनस्पति जगत। हमने इसका 10 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, यानी कि ब्रायोफाइट्स कंप्लीट कर लिया है हमने। ओके, तो आज है हमारा इसका 11th पार्ट, ओके, यानी कि भाग 11। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है प्रस्तुति, यानी कि वीडियो शुरू करने से पहले, ठीक है, आज का लेक्चर शुरू करने से पहले हम जानेंगे कि आज का जो हमारा लेक्चर चलेगा उस लेक्चर में वनस्पति जगत का हम कौन सा टॉपिक कवर करेंगे। आज हम बेसिकली कवर करेंगे टेरिडोफाइट्स। ओके, तो आज हम जानेंगे टेरिडोफाइट्स का परिचय देखेंगे, फिर उसके आर्थिक व एवं सजावटी महत्व के बारे में जानेंगे, उसके बाद उसके आवास के बारे में समझेंगे, और फिर उस पौधे की बनावट कैसी है वो जानेंगे। फिर हम जीवन चक्र का अवलोकन करेंगे और उसके बाद कुछ उदाहरण और विशेषताएं की बातें करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है टेरिडोफाइट का परिचय, यानी कि इंट्रोडक्शन टू टेरिडोफाइट्स। सामान्य परिचय। देखिए, सामान्य परिचय यानी कि टेरिडोफाइट्स होता क्या है, इसकी यदि हम बात करें तो क्या है ये, ठीक है। जिस तरह से हमने ब्रायोफाइट्स पढ़ा उसी तरह से टेरिडोफाइट्स की बात करें तो ये वैसा कुछ डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, आप पढ़ भी सकते हैं। जैसे मैं समझा दूं कि टेरिडोफाइट्स जो होता है वो पौधों के विकास क्रम में एक अत्यंत महत्वपूर्ण समूह है। देखिए, क्योंकि ये स्थल पर उगने वाले प्रथम संवहनी पौधे है, ठीक है। प्रथम संवहनी पौधे यानी कि हो गया वस्कुलर प्लांट्स, ओके, फर्स्ट वस्कुलर लैंड प्लांट्स है। इनमें जाइलम और फ्लोएम जैसे विकसित संवहन उत्तक पाए जाते हैं जो कि जल और पोषक तत्वों के परिवहन में सहायक होते हैं, ठीक है। इनमें न तो फूल होते हैं न ही बीज होते हैं, इसलिए इन्हें बीज रहित संवहनी पौधा भी कहा जाता है, ठीक है। इसके आगे पढ़िएगा जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ओके। तो लेकिन फिर भी इनकी संरचना जो होती है वो काफी उन्नत होती है, क्योंकि इनमें जड़, तना और पत्तियों का स्पष्ट विभेदन पाया जाता है। ओके, हम यदि इसके उदाहरण में यहाँ पर दिया भी है, लाइकोपोडियम हो गया, सिलेजिनेना हो गया, ओके, इक्विसिटम हो गया, एडियंशम हो गया, ठीक है, मार्शिलिया हो गया। तो जीवाश्म प्रमाण यह भी दर्शाते हैं कि जो टेरिडोफाइट्स है वो बहुत ज़्यादा प्राचीन है। लगभग 350 मिलियन वर्ष पूर्व ये पृथ्वी पर अस्तित्व में आ चुके थे। इसलिए जो इनको है वो धरती के पहले असली स्थलीय संवहनी पौधे भी कहते हैं, यानी कि फर्स्ट ओरिजिनल लैंड प्लांट्स जिसे बोलते हैं। वही से यहाँ पॉइंट्स में लिखा भी, आप पढ़ सकते हैं कि टेरिडोफाइट्स स्थल पर उगने वाले प्रथम संवहनी पौधे हैं। इनमें जाइलम व फ्लोएम जैसे विकसित संवहन तक पाए जाते हैं। ये पौधे फूल व बीज रहित होते हैं परंतु संरचना में उन्नत है। प्रमुख सदस्य की बात करें तो जो मैंने बताया, लाइकोपोडियम, सिलेजिनेना, इक्विसिटम, एडियंशम आदि। जीवाश्म प्रमाण बताते हैं कि ये पौधे 350 मिलियन वर्ष पूर्व धरती पर थे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है विकासीय महत्व, यानी कि इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस की बात करें तो क्या होता है इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस। टेरिडोफाइट्स जो है वो विकास की दृष्टि से एक संक्रमण कालीन समूह यानी ट्रांजिशनल ग्रुप है, ठीक है, जो कि शैवाल यानी कि एल्गी और बीज पौधे यानी सीड प्लांट्स के बीच की कड़ी बनाते हैं। ओके, इनमें स्पोरोफाइट जो होता है वो प्रमुख और स्वतंत्र होता है, अर्थात जीवन चक्र का सबसे बड़ा भाग यही पौधा होता है, ठीक है। तो जिसे हम देख पाते हैं तो संवहनी उत्तक यानी कि वस्कुलर टिश्यूज की बात हो रही है कि संवहनी उत्तक होने के कारण क्या होता है कि ये पौधे आकार में बड़े और अधिक जटिल बन सके और जल व खनिज पदार्थों का प्रभावी परिवहन संभव हो पाया, ठीक है, इसके कारण। तो इस समूह ने स्थलीय जीवन के लिए कई अनुकूलन विकसित किए, जैसे कि मोटी दीवारों वाली कोशिकाएं, राइजोइड्स या जड़ें या पत्तियों की विस्तृत संरचना। इसलिए टेरिडोफाइट्स को भूमि पर वनस्पति विकास की दिशा में पहला सफल कदम भी माना जाता है। ओके, यहाँ पे पॉइंट्स भी दिए गए हैं कि ये पौधे शैवाल और बीज पौधों के बीच की कड़ी है। इनमें स्पोरोफाइट प्रमुख और स्वतंत्र अवस्था है। संवहनी उत्तक होने के कारण पानी और पोषक तत्वों का परिवहन संभव है। यह समूह भूमि पर वनस्पति विकास की दिशा में संक्रमणकालीन अवस्था दर्शाता है। ओके, ये स्थलीय जीवन के अनुकूलन यानी अडेप्टेशन की दिशा में पहला कदम था। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्थिक एवं सजावटी महत्व यानी इकोनॉमिक एंड ऑर्नामेंटल इंपॉर्टेंस। देखिए, सजावटी उपयोग में क्या दिया हुआ है, अधिकांश फर्न पौधों का प्रयोग बगीचों और घरों की सजावट में किया जाता है। एडियंशम और नेफ्रोलेपिस को इंडोर पौधों के रूप में उगाया जाता है। फर्न की पत्तियां सजावट और फूलदानों में प्रयोग होती हैं। कुछ फर्न पौधों की पत्तियां एस्थेटिक मूल्य के कारण लोकप्रिय हैं। ये नमी बढ़ाने और वातावरण को शुद्ध रखने में सहायक है, ठीक है। तो हम ये देख रहे हैं इसके महत्व के बारे में। ओके, इसका जो महत्व है, आर्थिक महत्व, सजावटी महत्व, सजावटी ऑर्नामेंटल यूजेस की बात करें तो फर्न, जैसे कि फर्न होता है,
फर्न जैसे पौधे जो होते हैं अपनी सुंदर पत्तियों और कोमल बनावट के कारण सजावटी पौधों यानी ऑर्नामेंटल प्लांट्स के रूप में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है। एडियंशम जिसे हम मयूर शिखा बोलते हैं, और नेफ्रोलेपिस जैसे फर्न घरों और कार्यालयों में, ऑफिस हो गया, ठीक है, घर हो गया, तो उनमें इंडोर प्लांट के रूप में लगाए जाते हैं। इनकी जो बड़ी विभाजित पत्तियां होती है वो फूलदानों और सजावट में उपयोग की जाती है, जिससे कि क्या होता है, वातावरण हरा भरा और आकर्षक बनता है। तो साथ ही फर्न पौधे जो होते हैं वो कमरे की नमी बढ़ाने और वायु को शुद्ध रखने में भी सहायक होते हैं, इसलिए इन्हें सौंदर्य और स्वास्थ्य दोनों दृष्टियों से महत्वपूर्ण माना जाता है। ओके, तो इस प्रकार टेरिडोफाइट्स का एक बड़ा व्यवहारिक महत्व हमारे जीवन के आसपास सजावटी रूप में दिखाई देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, आगे है औद्योगिक और पारिस्थितिक उपयोग। इसके बारे में हम जान सकते हैं जैसे कि टेरिडोफाइट्स जो होता है बेसिकली उसका उपयोग केवल सजावट तक ही सीमित नहीं होता है, इनका औद्योगिक और पारिस्थितिक महत्व भी अत्यधिक है। देखिए, इनके जीवाश्मों से बना कोयला आज भी एक प्रमुख ईंधन स्रोत है। अजोला हो गया जो कि एक जल फर्न है, धान के खेतों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करता है और प्राकृतिक खाद का कार्य करता है। इक्विसिटम की बात करें तो जिसे हॉर्सटेल प्लांट बोलते हैं, उसकी खुरदरी सतह का उपयोग पुराने समय से धातु या लकड़ी की पॉलिशिंग के लिए किया जाता रहा है। साथ ही ये पौधे मृदा स्थिरीकरण यानी सॉइल बाइंडिंग में मदद करते हैं और नमी बनाए रखने में सहायक होते हैं। और फिर कुछ टेरिडोफाइट से औषधीय महत्व के भी है, जैसे कि कुछ फर्नों का उपयोग त्वचा रोग या संक्रमण के उपचार में किया जाता है। ठीक है, हम आगे देख, जैसे कि यहाँ पे पॉइंट्स में भी लिखा हुआ है वो सब। टेरिडोफाइट जीवाश्म से प्राप्त कोयला ईंधन के रूप में प्रयोग होता है। अजोला धान के खेतों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक है। इक्विसिटम की बात करें तो उसका उपयोग घिसाई यानी पॉलिशिंग के लिए होता है। ये जो पौधे हैं मृदा स्थिरीकरण यानी सॉइल बाइंडिंग और नमी संरक्षण में योगदान देते हैं। कई टेरिडोफाइट औषधीय गुणों के लिए भी प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे आते हैं। आगे आता है आवास यानी हैबिटेट। सामान्य जनरल हैबिटेट की बात करें तो अधिकांश टेरिडोफाइट ठंडे, गीले और छायादार क्षेत्रों में पाए जाते हैं। सेलेजिनेला और लाइकोपोडियम रेतीली मिट्टी में भी उग सकते हैं। इक्विसिटम नम घाटियों और नदियों के किनारों पर उगता है। मार्शिलिया जैसे कुछ फर्न जल में तैरने वाले एक्वेटिक भी हैं। सभी को निषेचन हेतु पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि ये आवास के बारे में जनरल हैबिटेट बता रहा है, यहाँ पे ज़्यादा कुछ है नहीं। जनरल हैबिटेट की बात करें तो जो टेरिडोफाइट्स होते हैं वो मुख्यतः ठंडे, नम और छायादार क्षेत्रों में पनपते हैं क्योंकि उन्हें निषेचन के लिए जल की आवश्यकता होती है। सिलेजिनेला और लाइकोपोडियम की बात करें तो उन जैसे पौधे सूखी या रेतीली मिट्टी में भी जीवित रह सकते हैं। इक्विसिटम जो होता है आमतौर पर नम घाटियों, झीलों और नदियों के किनारों पर पाया जाता है। वहीं यदि मार्शिलिया की बात करें तो उन जैसे जल फर्न, एक्वेटिक फर्न जो होते हैं पूरी तरह या आंशिक रूप से पानी में उगते हैं। तो इन सभी पौधों के जीवन चक्र में निषेचन के लिए जल की उपस्थिति आवश्यक होती है जो इनकी जल निर्भरता को दर्शाती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे आता है पर्यावरणीय अनुकूलन। देखिए, हाँ, ये बहुत मतलब कि इंपॉर्टेंट देती है। इन्वायरमेंटल एडेप्टेशन, स्थलीय जीवन के अनुकूलन हेतु जो टेरिडोफाइट्स होते हैं वो अनेक संरचनात्मक सुधार विकसित किए हैं। इनमें मजबूत राइजोइड्स या जड़ें होते हैं, ठीक है, जल वहन करने वाले संवहनी ऊतक तथा प्रकाश संश्लेषण के लिए चौड़ी पत्तियां पाई जाती हैं। ओके, कुछ प्रजातियां जो होती है वो शुष्क परिस्थितियों में भी जीवित रहने के लिए डॉर्मेंसी की क्षमता रखती है। ठीक है, डॉर्मेंसी जो होता है, विशेष रूप से हम बात करें सेलेजिनेला में रिसरेक्शन मैकेनिज्म होता है। ठीक है, जिससे कि क्या होता है ना कि यह पौधा सूखे में सिकुड़ जाता है लेकिन जैसे ही नमी मिलती है फिर से हरा और जीवित हो जाता है। तो इस प्रकार ये पौधे जल और भूमि के संक्रमणकालीन रूप का एक बहुत ही अद्भुत उदाहरण है। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि पर्यावरणीय अनुकूलन में दिया हुआ है स्थलीय जीवन के लिए मजबूत राइजोइड्स और संवहनी ऊतक विकसित हुए। पत्तियां चौड़ी और पर्ण हरी तल से युक्त होती हैं ताकि प्रकाश संश्लेषण हो सके। कुछ में शुष्क क्षेत्रों के अनुकूलन डॉर्मेंसी की क्षमता होती है। ये पौधे जल भूमि संक्रमणकालीन रूप का उत्कृष्ट उदाहरण है। सिलेजिनेला में रिसरेक्शन मैकेनिज्म सूखे में जीवित रहने में मदद करता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। पौधे की बनावट यानी स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट स्पोरोफाइट। ओके, देखिए, अंगों का विभेदन यानी ऑर्गन डिफरेंशिएशन। स्पोरोफाइट में 3 प्रमुख अंग होते हैं, जड़, तना और पत्तियां। जड़ें मिट्टी में स्थिरता व जल अवशोषण का कार्य करती हैं। तना काष्ठीय या भूमिगत राइजोम हो सकता है। पत्तियां इसमें 2 प्रकार की होती है, लघुपर्ण और बहुपर्ण, माइक्रोफिल्स और मैक्रोफिल्स। माइक्रोफिल्स जो होते हैं छोटे पत्ते जैसे कि सेलेजिनेला में। ओके, एंड मैक्रोफिल्स बड़े फर्न पत्ते जैसे एडियंशम में। सभी अंगों में संवहन ऊतक, जाइलम एंड फ्लोएम उपस्थित है। ओके, यहाँ पे आप समझ सकते हैं जो अब हम ये इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, अंगों की, अंग विभेदन की,
तो टेरिडोफाइट्स का जो स्पोरोफाइट होता है ना, वो 3 मुख्य भागों में बटा हुआ है, ठीक है, विभेदित होता है। रूट, स्टेम और लीव्स में। जड़े पौधे जो होते हैं ना, जड़े पौधे को मिट्टी में स्थिर रखती है और जल व खनिजों का अवशोषण करती हैं। तना कभी कभी सीधा होता है और कभी भूमिगत राइजोम के रूप में पाया जाता है। इसमें पत्तियां 2 प्रकार की होती है, माइक्रो और मैक्रोफिल्स, ठीक है। तो सभी अंगों में जाइलम और फ्लोएम उपस्थित होते हैं, जो कि इन्हें संवहनी पौधे का दर्जा देती है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, बीजाणुधानी की बात करें तो आप स्पोरेंजिया से ये भी समझ सकते हैं, जैसे कि टेरिडोफाइट्स में जो स्पोरेंजिया होता है वो जनन का प्रमुख अंग होता है। ये विशेष पत्तियों स्पोरोफिल्स पर स्थित होती है। ओके, सिलेजिनेला और इक्विसिटम में ये पत्तियां सघन होकर शंकु का निर्माण करती है। शंकु हम कहे यानी कि स्ट्रॉबिलस। ओके, तो प्रत्येक बीजाणुधानी के भीतर बीजाणु मातृ कोशिका यानी स्पोर मदर सेल्स होती है, जो कि मियोसिस से विभाजित होकर क्या बनाते हैं, हैप्लॉइड बीजाणु बनाते हैं, हैप्लॉइड स्पोर्स बनाते हैं। यही बीजाणु बाद में अंकुरित होकर नया गेमिटोफाइट बनाते हैं। और इस प्रकार बीजाणुधानी पौधे के स्पोरोफाइट चरण का जो होता है वो सबसे सक्रिय जननात्मक भाग होता है। वो सब यहाँ लिखा भी है, ठीक है, पढ़ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जीवन चक्र का अवलोकन यानी ओवरव्यू ऑफ लाइफ साइकिल। देखिए, डोमिनेट फेज की बात करें तो ठीक है, प्रमुख अवस्था जो होता है हम उसकी बात कर रहे हैं। ब्रायोफाइट्स, जैसे कि ब्रायोफाइट्स में हमने क्या देखा, ब्रायोफाइट्स में हमने देखा था कि गमीटोफाइट प्रमुख अवस्था होती है, लेकिन टेरिडोफाइट्स में इसके विपरीत होता है। स्पोरोफाइट प्रमुख और स्वतंत्र अवस्था है, ठीक है। यहाँ स्पोरोफाइट ही वह हरा प्रकाश संश्लेषी और दीर्घजीवी पौधा है जिसे हम अपनी आंखों से देखते हैं। ओके, वो स्पोरोफाइट होता है। जबकि गमीटोफाइट यानी कि प्रोथैलस वो बहुत छोटा और अस्थायी होता है। इस प्रकार इन पौधों का जीवन चक्र पीढ़ी परिवर्तन यानी ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस को स्पष्ट रूप से दर्शाता है, जहाँ की एक पीढ़ी लैंगिक यानी गमीटोफाइट और दूसरा अलैंगिक यानी कि स्पोरोफाइट होता है। ठीक है, एक तरह से चलिए आगे देखते हैं। पहले यहाँ पे पढ़ लीजिए क्या लिखा हुआ है। ये ब्रायोफाइट में गमीटोफाइट प्रमुख था, जबकि टेरिडोफाइट में स्पोरोफाइट प्रमुख था और स्वतंत्र होता है। यह अवस्था प्रकाश संश्लेषी, स्वपोषी और दीर्घजीवी होती है। यही पौधा हमारी आंखों से दिखने वाला वास्तविक रूप है। गमीटोफाइट छोटी और अस्थायी अवस्था है। इस प्रकार जीवन चक्र में पीढ़ी परिवर्तन यानी ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस होता है। ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन ब्रायोफाइट में भी होता है, लेकिन उसमें क्या होता है, उसमें गमीटोफाइट जो होता है वो प्रमुख होता है, बट इसमें स्पोरोफाइट प्रमुख है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। संक्षिप्त क्रम, स्पोरोफाइट से बीजाणुधानी बनती है, मियोसिस से हैप्लॉइड बीजाणु बनते हैं, बीजाणु अंकुरित होकर प्रोथैलस गमीटोफाइट बनाते हैं, प्रोथैलस में नर व मादा अंग यानी एंथेरिडिया आर्चिगोनिया बनते हैं, निषेचन से क्या होता है, नया स्पोरोफाइट बनता है। तो ये बिल्कुल ये संक्षिप्त रूप है, जैसे कि टेरिडोफाइट्स के जीवन चक्र को सरल क्रम में हम इस प्रकार से समझा जा सकता है। ओके, जैसे कि पहले स्पोरोफाइट पर बीजाणुधानी बनती है, उसमें मियोसिस से हैप्लॉइड बीजाणु बनते हैं, बीजाणु अंकुरित होकर क्या करते हैं, प्रोथैलस बनाते हैं। उसके बाद प्रोथैलस में एंथेरिडिया आर्चिगोनिया विकसित होते हैं। फिर निषेचन के बाद क्या होता है, जाइगोट बनता है जो कि नया स्पोरोफाइट उत्पन्न करता है, और यह क्रम लगातार चलता रहता है। और यही टेरिडोफाइट्स की द्विवंशिक यानी डिप्लोहैप्लॉन्टिक प्रकृति को दर्शाता भी है। ठीक है, आगे आते हैं, उदाहरण है। ठीक है, एग्जाम्पल्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। प्रमुख उदाहरण में आता है लाइकोपोडियम क्लेवेटम क्लबमाउस, शंकुधारी संरचना होती है। सिलेजिनेला क्रॉसिएना विषम बीजाणु पौधा, इक्विशिटम डेबिल हॉर्सटेल खंडित तना वाला, एडियंशम कैपिलस वेनरिस फर्न बड़े पत्तों वाला, मार्शियला क्वाड्रिफोलिया जल फर्न 4 पत्तियां। ओके, तो ये कुछ उदाहरण दिया हुआ है यहाँ पे। ओके, आगे बढ़ते हैं। कुछ विशेष विशेषताएं हैं यहाँ पे हम समझ सकते हैं, जैसे इन सभी पौधों में बीज नहीं होते हैं, लेकिन संवहनी तंत्र विकसित होता है। इनका जीवन चक्र डिप्लोहैप्लॉन्टिक होता है, अर्थात गमीटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों पीढ़ियां होती है, परंतु स्पोरोफाइट प्रमुख रहता है। सभी में निषेचन जल पर निर्भर होता है। सिलेजिनेला और सेल्विनिया जैसे पौधों में विषम बीजाणुता यानी हेट्रोस्पोरी देखने को मिलती है, जो बीज पौधों की ओर विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ओके, जैसे कि सभी पौधे बीज रहित संवहनी और द्विवांशिक होते हैं, डिप्लोहैप्लॉन्टिक जीवन चक्र वाले हैं। ठीक है, इनमें निषेचन के लिए जल की आवश्यकता होती है। सिलेजिनेला और सेल्विनिया में विषम बीजाणुता, ठीक है, यानी हेट्रोस्पोरी देखने को मिलती है। इक्विसिटम को हॉस्टल प्लांट कहा जाता है, जो कि मैंने इस
पहले भी बताया। निष्कर्ष आता है, सारांश में हम बात करें तो टेरिडोफाइट उन्नत बीज रहित संवहनी पौधे हैं जिनमें प्रमुख अवस्था स्पोरोफाइट होती है। इनकी संरचना वास्तविक जड़, तना और पत्तियों में भी भेदित होती है और बीजाणु द्वारा जनन होता है। ठीक है, तो एक तरह से बेसिकली हम यदि इसको कंक्लूड करें तो हम कह सकते हैं कि टेरिडोफाइट्स ऐसे पौधे हैं जो बीज रहित होते हुए भी उन्नत संरचना वाले हैं। इनमें वास्तविक जड़, तना और पत्तियां होती हैं और बीजाणुओं द्वारा जनन भी होता है। तो इनका स्पोरोफाइट जो होता है वो स्वतंत्र व प्रमुख अवस्था होता है, जबकि गमीटोफाइट छोटा होता है और अस्थायी होता है। विकास की दृष्टि से देखें तो ये पौधे बीज पौधों के पूर्वज माने जाते हैं जो जल से भूमि की ओर संक्रमण का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। ओके, ठीक है, तो फिर संक्षेपण में आता है आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा टेरिडोफाइट का परिचय, फिर हमने उसके आर्थिक एवं सजावटी महत्व देखे, फिर हमने उसके आवास के बारे में जाना, फिर हम उसकी पौधे की बनावट के बारे में समझे, उसके बाद हम जीवन चक्र का अवलोकन किए और फिर उदाहरण और कुछ विशेष विशेषताएं पढ़े। ओके, ठीक है, तो फिर धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू।